नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे आगामी यूपी पुलिस की। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इस यूपी पुलिस की वैकेंसी आने में अभी कितना समय लग सकता है, और इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी पुलिस का जो पिछला सिलेबस था उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, हो सकता है कि जैसे ही यूपी पुलिस की वैकेंसी निकले तो सिलेबस चेंज हो जाए। हालांकि अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सिलेबस चेंज होने जैसी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। तो इस विषय में जो प्रीवियस सिलेबस था हमारा, हम उसी पे ही आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यूपी पुलिस का सिलेबस है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान क्या है? सामान्य विज्ञान जिसे बोलते हैं आप जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में जनरली, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एग्जाम है नहीं, कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, तो मात्र छोटे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर मैं पिछले एग्जाम की बात करूं तो पिछले एग्जाम में बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है इस बार फिजिक्स या केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आए। लेकिन आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आप तीनों सब्जेक्ट की प्रॉपर ही तैयारी करें। कारण ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर से ये कंपेयर करोगे कि प्रीवियस ईयर में बायोलॉजी ज़्यादा आई थी और आप उसके चक्कर में बायोलॉजी पढ़ोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर एक चाल आगे चलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको केवल बेसिक सा सामान्य ज्ञान पढ़ना है। इसके लिए आप जो जनरली मार्केट में लूसेंट की किताब आ रही है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वाली जो साइंस उसमें दी हुई है वो भी इसके लिए पर्याप्त रहेगी। ज़्यादा साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कारण ये है कि लगभग 37 या 38 क्वेश्चन एग्जाम आने हैं और उनमें से केवल 2 या 3 मैक्सिमम, केवल 2 या 3 मैक्सिमम साइंस से पूछे जाएंगे। और इस साइंस में हो सकता है कि आपको अनुसंधान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछने को जो है एग्जाम अनुसंधान से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है। जैसे पिछली बार क्या था, पेनिसिलिन वगैरह की खोज किसने की थी, ऐसे क्वेश्चन थे। तो इस बार भी इसी तरीके से कुछ अलग डाटा पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपको मानव जो तंत्र है, जैसे अगर हम मोटे मोटे रूप पे सब्जेक्ट पे बात करें तो क्या हमें सब्जेक्टों में याद करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? साइंस में आप बायोलॉजी में मानव रक्त पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी में जो बीमारियां हैं वे पढ़ सकते हैं, विटामिन्स पढ़ सकते हैं, और खोजकर्ता किसने किस चीज़ की खोज की, ऐसे क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। पिछली बार इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम आए और इससे पहले भी जनरली यूपी पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो ज़्यादा कोई डीप पढ़ने का इसमें आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा फिजिक्स की बात करोगे तो फिजिक्स में बहुत सारे देखिए सब्जेक्ट हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन फिजिक्स में भी आप अनुसंधान से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। केमिस्ट्री की बात करोगे तो केमिस्ट्री में धातु वाला जो पोर्शन है, यानी कि मेटल्स से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो आप मेटल्स से संबंधित क्वेश्चन याद कर सकते हैं। इसके बाद है भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एंसेंट, मिडाइवल और आपका मॉडर्न। तो आप मेनली जो फोकस रखें वो मॉडर्न पे रखें, लेकिन मिडाइवल और एंसेंट को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो बहुत मोटा मोटा सा, ज़्यादा डीप जाने की आपको यहाँ भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि पिछली बार देखिए इतिहास से कुछ डीप क्वेश्चन भी पूछे गए थे जो कभी यूपी पीसीएस के प्री में पूछे जा चुके हैं। वे क्वेश्चन ठाके उन्होंने यहाँ पर रखे हुए थे। तो आजकल के एग्जाम क्या है कि 50 या 60% तो एवरेज एग्जाम आता है, लेकिन 40% अबाउ, यानी कि उसका लेवल थोड़ा हाई होगा। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ऑब्जेक्टिव लूसेंट की जो हिस्ट्री है उसे याद कर सकते हैं, वो आपके लिए कारगर साबित होगी। इसके अलावा मार्केट में आप बहुत सारी किताब हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वहां से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान। भारतीय संविधान देखिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, सरकार यानी कि पुलिस का जो कार्य है वो शासन व्यवस्था को बनाए रखना है। तो जनरली पुलिस वगैरह के एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको संविधान पे फोकस ज़्यादा करना है। और संविधान में भी संविधान का भाग 3, भाग 4 ये आपको स्पेशल रखना है। इसके अलावा मानव संसाधन, हालांकि ये संविधान में दिए हुए हैं, जो अच्छी अगर किताब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे मानव संसाधन भी मिलेगा आपको, मतलब बुक के पिछले वाले पोर्शन में। तो आप यहाँ से ये किताब भी, मतलब ये पॉइंट भी पढ़ सकते हैं। लेकिन स्पेशल जो आपको पढ़ना है संविधान में, नागरिकता, इसके अलावा मूलाधिकार, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति,
इसके अलावा न्यायालय, ये मेन बिंदु हैं जिसे आप अच्छे तरीके से फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन इन चैप्टरों में से जरूर दिखाई देंगे। हालांकि आप ध्यान रखना संविधान पर थोड़ा फोकस ज्यादा करोगे, क्योंकि यहां से संविधान में क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। हो सकता है 5 या 6 तक क्वेश्चन संविधान में यूपी पुलिस में पूछे, पिछली बार जा चुके हैं, तो हो सकता है लगभग इतने ही क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में देखे जा सके। इसके बाद है भारतीय कृषि। अब भारतीय कृषि की अगर बात करोगे तो देखिए यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिसर्च करवा रहे हैं, लेकिन भारतीय कृषि से संबंधित आपको क्या याद करना, केवल ये याद करना कि किस राज्य में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है। तो आपको इस तरीके से किस राज्य में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है और भारत में जो क्रांति हुई है कृषि से संबंधित, उन पर फोकस करना है। ज्यादा डीप कृषि पढ़ने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति। तो भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है, जिसमें जीडीपी, बैंकिंग, जीडीपी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, उद्योग से संबंधित जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन टॉपिकों को अगर आप तैयार कर लोगे तो बेसिक रहेगा। इसके अलावा संस्कृति की बात कर रहा है तो ये आर्ट एंड कल्चर का विषय है। इसमें चूंकि दोनों इन्होंने साथ जोड़ के रखे हैं, तो ये संस्कृति की अगर हम बात करेंगे तो संस्कृति में बहुत सारी चीज आएंगी, जैसे मंदिर हैं, तो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ संस्कृति की दृष्टि की अगर हम बात करेंगे तो लोक नृत्य वगैरह के क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है आपका जनसंख्या। देखिए 2011 के बाद जनगणना अभी नहीं हुई है, तो 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुई है, इसलिए आप 2011 की ही जनगणना को फोकस करें। वहां से मे बी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखे जा सकते हैं। हालांकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ना मैं सिलेबस बना रहा हूँ कि ऐसा जरूरी होगा, लेकिन चूंकि सिलेबस दिया हुआ है तो और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, तो आप जो सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है उसको फोकस करके तैयारी करें। क्योंकि अधिकांश बच्चों को यही नहीं पता कि उन्हें पढ़ना क्या होता है। वो कोचिंग जाते हैं और उन्हें कोचिंग में क्या बता दिया जाता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट पर घुमा दिया जाएगा, इसके बाद और कुछ होगा नहीं। इन तीनों सब्जेक्ट से आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले सिलेबस जरूर देख लें। अगर सिलेबस नहीं देखोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। कारण ये है कि आजकल बहुत लोग स्मार्ट तरीके से भी तैयारी करते हैं, तो जो नए युवा हैं, खासकर जिन्होंने अभी 12वीं करी है, वो ज्यादातर जीएस पे फोकस नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं होता कि जीएस पढ़नी क्या है। उनका मेन फोकस मैथ, रीजनिंग और हिंदी वगैरह होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जीएस वे नहीं पढ़ते। लेकिन जब पेपर निकल जाएगा या पेपर होने के बाद क्या होगा, पेपर होने के बाद उन्हें पता चलेगा कि पढ़ना क्या था। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है इसमें जनसंख्या में आप क्या करें, 2011 की जो जनगणना है, जो सेंसस है, उसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद पर्यावरण व नगरीकरण। तो पर्यावरण एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट से संबंधित अगर बात करोगे तो जो आपके एनवायरनमेंट में घटित हो रहा है, जैसे CO2 किस प्रकार की गैस है, SO2 किस प्रकार की गैस है, या वायुमंडल में जो पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाली गैस मुख्य रूप से कौन सी है। यहाँ से कुछ बीमारी से, जो एनवायरनमेंट से होने वाली बीमारी है, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पिछली बार देखे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप एनवायरनमेंट के माध्यम से कवर करें। नगरीकरण की अगर बात करोगे तो नगरीकरण एक अलग टॉपिक है। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर जो अच्छे लेवल की किताब आती है उनका इस्तेमाल करना है। तो वैसे अगर आप नगरीकरण छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि बहुत बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। अब यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि नगरीकरण में किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हालांकि नगरीकरण और सेंसस एक ही पार्ट भी हो सकता है, लेकिन स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है, तो मैं अभी इसके विषय में खुल के नहीं बता सकता कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है वाणिज्य और व्यापार। वाणिज्य व्यापार इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया, टॉपिक अलग अलग कर दिए। तो अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, एक अच्छी किताब के माध्यम से इकोनॉमिक पढ़ लोगे, तो वहीं पे वाणिज्य और व्यापार भी आपका कवर हो जाएगा। यानी कि आप बस जनरली ये याद रखना कि हम क्या चीज भारत से भेज रहे हैं, कौन सी चीज हम भारत में मंगा रहे हैं। इस तरीके से वाणिज्य और व्यापार में क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाएंगे। इसके बाद भूगोल है। तो भूगोल दोनों है, भारत का भी भूगोल और वर्ल्ड का भूगोल। तो भारत का और वर्ल्ड का भूगोल वैसे तो बहुत बड़े टॉपिक हैं,
लेकिन जनरली अगर हम फोकस करना चाहें तो क्या करेंगे, भारत के भूगोल में आप भारत की सामान्य जानकारी, भारत के भौतिक प्रदेश, नदियां, ये टॉपिक कवर करके अच्छे तरीके से रखें। और विश्व के भूगोल की बात करोगे तो ये उपग्रह वगैरह जो हैं हमारे, यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं कि अभी हाल ही में भारत के द्वारा चंद्रयान मिशन छोड़ा गया है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के माध्यम से। और वो जो है ज्योग्राफी का भी एक पार्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी में ब्रह्मांड पहला चैप्टर है। तो विभिन्न देशों के द्वारा जो उपग्रह आजकल छोड़े जा रहे हैं करंट अफेयर्स के माध्यम से, उस पर फोकस करें। साथ ही साथ जो हमारे प्लेनेट हैं 8 के 8, उस पर भी आप फोकस करें। इसके अलावा जो आपका मेन सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में एग्जाम पूछे जाते हैं वो होता है आपका कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। तो महाद्वीप से संबंधित अगर आप डाटा अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो महाद्वीप से संबंधित डाटे में क्या है, जनरली अगर आप महाद्वीप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपके पर्वत, खनिज संसाधन, नदियां वगैरह सारे महाद्वीप ही करा देते हैं। तो वहां से महाद्वीप या कॉन्टिनेंट से संबंधित क्वेश्चन आप तैयार करें, ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा वैसे तो बहुत वाइड है, वोल्केनो, दुनिया भर की चीज़ है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, लेकिन आप जो मैं बता रहा हूँ आप 2 फोकस करें, महाद्वीप पहला, और दूसरा क्या, जो पहला चैप्टर है सौरमंडल। यहाँ से जनरली यूपी पुलिस ने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आप सारा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मेन फोकस करना है तो इन 2 पे फोकस ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा अच्छे रहेगा। इसके बाद है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है, जो हमारी आजकल नई नई, जैसे अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में नए कुछ खनिजों का पता चला है। तो ऐसी जो नए खनिज हैं या जो पुराने खनिज हैं, जैसे यूरेनियम भारत में कहाँ होता है, इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो प्राकृतिक संसाधन में आते हैं, जो ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है। अगर ज्योग्राफी आप सही से पढ़ लोगे तो आपका ये पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यूपी की शिक्षा और संस्कृति। तो यूपी की शिक्षा और संस्कृति, यूपी की कोई अच्छी किताब आप खरीद कर यूपी की शिक्षा और संस्कृति पढ़ सकते हैं। घटना चक्र जैसी किताब जो मार्केट में है, जो प्रयागराज प्रकाशन से आ रही है, उसका इस्तेमाल करोगे तो मच बेटर रहेगा। काफ़ी क्वेश्चन उन किताबों से लगेंगे। तो वो कोर्स, ये वाला जो पोर्शन है आप घटना चक्र माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद है यूपी की जो राजस्व है, यूपी की राजस्व और पुलिस। तो यूपी का राजस्व और पुलिस भी घटना चक्र की जो मार्केट में किताब आ रही है उससे आप कवर कर सकते हैं। मानव अधिकार, मानव अधिकार अगर आप ठीक लेवल की, आपके पास संविधान की कोई किताब है तो वहाँ पे मानव अधिकार भी आपको दिया हुआ है, तो मानव अधिकार वहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद एक नया विषय है। इसके लिए आप कोई पर्टिकुलर यूपी पुलिस जिसमें इस तरीके के सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा देखो, मैं बताऊं, अगर आप बिल्कुल इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ सब्जेक्टों, ये कुछ टॉपिकों को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद बहुत बड़ा चैप्टर है अगर बड़े एग्जामों की बात करोगे। छोटे एग्जाम में वो किस लेवल से पूछेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वैसे क्या है, आतंकवाद पूरी भारत की समस्या रही है और विश्व की भी आजकल बहुत बड़ी समस्या है। तो इतने बड़ा टॉपिक आप केवल छोटी किसी किताब से जो मार्केट में गाइड वगैरह मिल रही है उससे कवर करो तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ी किताब कोई पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक को खरीदने के लिए उपयोगी नहीं रहेगी, ना ही इतने क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से ऐसे पूछे जाएंगे। मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ो या अवॉइड करो, लेकिन फिर भी हम कम से कम कुछ चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं एक स्मार्ट तैयारी के लिए। तो अगर आप इस टॉपिक को नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम ऐसी बड़ी नहीं है, एक क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंध क्या है, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था तो चाइना के साथ उसका विवाद हुआ, पाकिस्तान के साथ विवाद हुआ, जो आज तक भी दोनों देशों के साथ संबंध भारत के खराब हैं। इसके अलावा नेपाल के साथ जो हमारी संधि वगैरह हुई हैं, भूटान के साथ जो संधि हुई हैं, श्रीलंका के साथ हमारे क्या संबंध रहे, या भारत की जो नीति थी गुट निरपेक्ष, उससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम आते हैं वो ये टॉपिक कवर करता है। इसके बाद है साइबर क्राइम। आजकल देखिए, आजकल पहले क्या होता था, पहले लूट मार होती थी सड़कों पे, किसी की मोटरसाइकिल छीन ली इस तरीके से, लेकिन आजकल चोर भी स्मार्ट तरीके से आपकी क्या कर रहे हैं, आपके बैंकों के खातों से पैसा गायब करते हैं।
ये साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम में बहुत प्रकार की ठगी है, ये एक बहुत थोड़ा सा मतलब वाइड टॉपिक भी हो सकता है। हालांकि साइबर क्राइम कहाँ से पढ़ें, अगर मैं ये बात करूं तो मैंने आपको बताया कि यूपी की कोई आप गाइड ले लें, उसमें से आप साइबर क्राइम पढ़ लें, ज़्यादा लंबा टॉपिक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो साइबर क्राइम में वैसे तो टॉपिक काफ़ी बड़ा है। साइबर क्राइम में एक तरीके से जो ठगी वगैरह होती हैं आजकल, जैसे किसी पे फ़ोन कर दिया और बता दिया कि आप OTP बता दिए और मैं यहाँ हूँ, इस तरीके से लोग आजकल ठगी कर रहे हैं, तो ये साइबर क्राइम में आएगा। इसके बाद GST है। देखिए GST में से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है, तो GST को आप अच्छे तरीके से कवर करें। ये छोटी किताब में आपको किसी में भी मिल जाएगा, लूसेंट वगैरह में भी GST के टॉपिक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप तैयार कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। GST लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। विमुद्रीकरण जैसे भारत में क्या हुआ, 2016 में नोटबंदी कर दी गई थी, तो ये विमुद्रीकरण है, डिमोटाइजेशन। तो डिमोटाइजेशन से भी आप जो 2016 में नोटबंदी हुई है उसे याद रख सकते हैं, या इससे पहले 1977 के आसपास भी नोटबंदी हुई थी, या भारत में पहले 5,000 10,000 इस तरीके के जो नोट चलते थे, वे जो टॉपिक है ये भी आपको किसी यूपी की गाइड में मिल सकते हैं, तो वो टॉपिक आप तैयार कर लें, ये भी अच्छा है। 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है। इसके बाद देश और राजधानियां, तो एशिया की स्पेशली एशिया की आपको सभी राजधानी और मुद्राएं याद होनी चाहिए। इसके अलावा भारत के साथ जिन देशों के संबंध हैं, केवल आप उन्हीं देशों की राजधानी और मुद्रा याद करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो मेनली भारत के साथ जिन देशों के संबंध हैं, यूं तो एग्जाम में बहुत सारे देश हैं और इतने देशों की राजधानी और मुद्रा याद करना बहुत डिफिकल्ट है, तो एग्जामिनर केवल उनके साथ जिनके साथ हमारे व्यापारिक या फिर किसी भी प्रकार के संबंध है, ऐसे देशों की राजधानी और मुद्रा के बारे में पूछ सकता है। तो एशिया प्लस यूरोप के और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, इनके जो देश हैं उनसे जिनके भारत के साथ संबंध है, वहां से जो राजधानी और मुद्राएं हैं उनका आप जो है याद करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह है महत्वपूर्ण दिवस। इसके बाद जनवरी से लेकर और दिसंबर तक के जितने भी दिवस हैं आप अच्छे तरीके से याद कर लें। पता नहीं कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि आप ये पर्टिकुलर, देखिए महत्वपूर्ण दिवस लूसेंट का जो पोर्शन है जो है आपका विविध वाले पोर्शन से आप ये टॉपिक तैयार कर सकते हैं, वे भी इतना भी आपके लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद अनुसंधान और खोज, जैसे साइंस में भी आपको बता रहा था कि किस वैज्ञानिक ने कैसी खोज की और किस सन में की, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली एक देखने को मिलता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा पुस्तक और लेखक, तो पुस्तक और लेखक दुनिया भर की हैं, तो एंसेंट जो प्राचीन पुस्तकें हैं उनके लेखक, और जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में जो वर्तमान में जो कुछ लेखक जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं उन्होंने जो कुछ पुस्तकें लिखी हैं वे भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया, आप आजकल सोशल मीडिया का ही दौर है, फेसबुक और ये इनकी स्थापना कब वगैरह हुई है, तो ये आप सोशल मीडिया में याद कर सकते हैं। संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो टॉपिक है ये आप लूसेंट का जो पिछला पोर्शन है वहां से याद कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल, तो नेशनल और इंटरनेशनल जो घटनाएं हैं ये आप करंट अफेयर्स के माध्यम से याद करें। इसके बाद पुरस्कार और सम्मान, तो जो रिसेंट में या जो पीछे जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं या दिए जा चुके हैं, इन पुरस्कारों को करंट और जो पीछे एग्जाम में मतलब जो पीछे खासकर लूसेंट के पिछले वाले पोर्शन में दी हुई हैं उसको आप तैयार कर लें, और करंट अफेयर्स के माध्यम से भी जो रिसेंट पुरस्कार दिए जा रहे हैं उसको भी आप तैयार कर लें, तो ये आपका टॉपिक खत्म हो सकता है। तो ये जो है ये मैंने मोटा मोटा सिलेबस बनाया। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि वैकेंसी आएंगी कब। आपको हर कोई दूसरी तीसरी वीडियो जरूर नेट पे पड़ी मिलेगी कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब। देखिए निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएंगी। गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया कि 15 जुलाई को आ रही हैं, लेकिन आज जो है तारीख 30 है, मतलब 15 दिन और ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। ना यूपी पुलिस की कोई साइट पे अभी ये लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आ रही है। अगला महीना अगस्त है, अगस्त या सितंबर मैं अनुमान कर सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है मुझे लग रहा है कि वैकेंसी जो है सितंबर या फिर अक्टूबर के आसपास निकलेंगी। इसका कारण ये है कि आने वाले अगले साल चुनाव, तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई भी गवर्नमेंट
जो है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। इसके पीछे कारण ये है कि जब चुनाव होते हैं तो जो जनता है वो ये देखती है कि इन्होंने क्या किया है, और वो रिसेंट को ज़्यादा देखती है। जो प्रीवियस कर चुका है उसको वो भूल जाती है। तो गवर्नमेंट का भी यही, किसी भी गवर्नमेंट का भी यही लक्ष्य होता है कि जितनी भी जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो चुनावी वर्ष में बनाई जाती हैं, ताकि लोगों को वो स्मृति बनी रहे कि इस गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया। तो जहां तक मेरा अनुमान है, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं अपना अनुमान शेयर कर रहा हूं, केवल सितंबर या अक्टूबर के आसपास वैकेंसी आने के ज़्यादा चांस है। लेकिन आप प्रार्थना कीजिए कि अगस्त में ही वैकेंसी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर सितंबर या अक्टूबर में वैकेंसी आएंगी तो फिर पेपर कब होगा? तो पेपर जो होगा वो 2 या 3 महीने में, जैसा पिछली बार गवर्नमेंट ने किया है, ऐसा मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने के आसपास पेपर हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से बनाए रखें, ताकि एग्जाम कभी भी हो कोई भी इसमें समस्या उत्पन्न ना हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।